हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं MS चौहान। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, अभी तक हमने हिंदी साहित्य की श्रृंखला में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। हमने हिंदी साहित्य की शुरुआत एकदम बेसिक से की है, जिसमें हमने हिंदी साहित्य के दर्शन को शुरू किया। उसमें कौन कौन सी पद्धतियाँ यूज़ होती है, जिसमें हमने देखा कि कालानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, इन तमाम पद्धतियों को करते हुए हमने हिंदी साहित्य के ग्रंथकारों को अच्छे से कवर किया है। एक एक ग्रंथकार को बहुत ही डिटेल में बताने की कोशिश की है। उसके बाद हमने कल का वीडियो में काल विभाजन किया और आज हम आदिकाल की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो इसे और अधिक से अधिक इसे प्रमोट करो। तो आशा करता हूं कि आप ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर लिया होगा। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पूरा ये सेशन हमारा बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, किसी तरह की कोई पेड कोर्स की बात नहीं कही गई है। और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि इसमें पूरा UGC नेट का सिलेबस कवर करने की पूरी कोशिश की गई है। प्रॉपरली टेस्ट सीरीज आयोजित की गई है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाके टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क। यहाँ पे टेस्ट सीरीज डेली बेसिस पे डेली टॉपिक के आधार पर कराई जा रही है। सबसे बड़ी बात है, कहीं भी यूट्यूब पे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज फ्रीली कराई जा रही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अभी ये पूरा कोर्स बिल्कुल एकदम मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाऊँगा, टेस्ट सीरीज भी फ्री है। और हमारा टारगेट रहेगा कि ये जो पहला बैच है हमारा हिंदी लिटरेचर का, इससे जो UGC नेट का जितने भी एग्ज़ाम होंगे 2023 में, दोनों एग्ज़ाम में हमारे स्टूडेंट का चयन हो और यहीं से सफलता की एक शुरुआत की जाए। तो बिल्कुल यह पहल है, आपको इसका सपोर्ट करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, आप अबाउट में जाके देखेंगे सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। और ये नोट्स डेली टेलीग्राम पे मिल रहे हैं आपको। ये PPTs भी टेलीग्राम पे मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे और टेस्ट भी आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे। तो जल्दी जाकर ये सब काम कर लो 2 मिनट में। उसके बाद हम लेक्चर को शुरू करते हैं। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। देखो दोस्तों, आदिकाल क्या है? आपने आदिकाल के बारे में सुना होगा, समझा होगा, लेकिन आदिकाल के बारे में आपकी जो छवि है वो क्या बनती है वो आपको पहले से पता होगा अगर आपने हिंदी साहित्य को पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो आज मैं आपको आदिकाल को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा कि आदिकाल कौन सा काल है, हिंदी साहित्य की कौन सी स्टेज में आदिकाल की शुरुआत होती है और आदिकाल का क्या महत्व है, इसकी क्या विशेषता है और क्या प्रवृत्तियाँ रही है साहित्य के क्षेत्र में। तो देखिए दोस्तों कि हिंदी साहित्य जैसा विषय बहुत ही वैज्ञानिक विषय है। इस विषय के अंतर्गत आप बहुत बड़ी संभावनाओं के साथ अपने करियर को देख सकते हैं। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास का जो पहला चरण था उसे हमने आदिकाल के नाम से संबोधित किया। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास का कोई पहला चरण था, उसे हमने आदिकाल के नाम से संबोधित किया। ठीक, यहाँ तक आप जान गए होंगे। एक बहुत बड़े ग्रंथकार रहे हैं, हिंदी साहित्य की आत्मा कह सकते हैं उन्हें, रामचंद्र जी शुक्ल। तो शुक्ल जी ने आदिकाल को किस काल के नाम से संबोधित किया? तो शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से संबोधित किया और इसका समय था 993 से 1318 ईस्वी। ठीक है, बाकी लोगों का सर्वमान्य मत क्या रहा? बहुत सारे अलग अलग विद्वान थे, उनका सर्वमान्य मत यह रहा कि 1000 से लगभग 1000 से 1350 ईस्वी का जो समय था वो आदिकाल का समय था, ऐसा सभी विद्वान मानते हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या मत था ये भी जान लो, क्योंकि परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत क्या था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत यह था कि ये आदिकाल है, ये 10वीं से 14वीं शताब्दी का समय है और इस काल को रामचंद्र शुक्ल तो वीरगाथा काल कहते हैं, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी से आदिकाल के नाम से ही संबोधित करते हैं। यह प्रश्न परीक्षा में पूछने की पूरी संभावना बनती है। मैं आपको UGC नेट के पेपर भी कराऊंगा इस टॉपिक के बाद।
आदिकाल हम जब पूरा कर लेंगे तो आदिकाल से संबंधित तमाम प्रश्न आपको यहाँ पर भी करवाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज में भी आएंगे। तो आपकी तैयारी बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से होने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर रासो काव्य लिखा जा रहा था, वीर गाथाएं हो रही थी, युद्धों का वर्णन हो रहा था, तो इस हिसाब से रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा और रासो साहित्य की रचना सबसे ज़्यादा आदिकाल में हुई है। ठीक है, यहाँ तक जान लें। अब मैं आपको आदिकाल की विशेषता क्या क्या रही, कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ रही जो आदिकाल को इतना महान काल के रूप में हम आज तक पढ़ रहे हैं, और ऐसा क्या हुआ आदिकाल में जो इसे हम पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य में का इसे विशेष, हिंदी साहित्य में इसका विशेष महत्व देखते हैं हम। तो आदिकाल में भले ही ऐतिहासिकता का अभाव हो, कल्पना प्रधान हो, युद्धों का वर्णन हो, और जो आश्रयदाताओं को यहाँ पे सपोर्ट किया गया है, लेकिन हम एक बात समझने की कोशिश करेंगे कि ये काल वीरता का काल था। और इतना आप समझ सकते हैं कि आप एक यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर आप अपने आप को महत्वाकांक्षी समझते हैं और आप इसे लेने के लिए कुछ भी तैयारी, कुछ भी मेहनत करने को तैयार है। लेकिन आप ये समझिए कि वो दौर जब वीर गाथाएं रची जा रही थी, जब वीरता, युद्ध जीते जा रहे थे, चाहे वो नारी के लिए युद्ध जीते जा रहे हो या फिर साम्राज्य विस्तार के लिए, तो कितना महत्वाकांक्षा का समय रहा होगा। और मेरे अनुसार तो ये महत्वाकांक्षा का काल रहा होगा। तो उस काल को क्यों ना पढ़ा जाए और क्यों ना समझा जाए। तो वीर गाथा के हिसाब से यहाँ पर काव्य लिखे गए थे। जैसे कि हम बात करें, जगनिक ने परमाल रासो लिखी, चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी, जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखी। तो इस तरह की बातें, इस तरह के काव्य लिखे जा रहे थे आदिकाल में। अब हम अगले बिंदु पे बात करते हैं। अगला बिंदु है युद्धों का सचिव चित्रण। देखिए, उस समय का जो टाइम था, उसमें जो राइटर थे वो स्वयं भी युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। कोई राइटर स्वयं युद्ध में हिस्सा ले रहा है तो आप मान सकते हैं कि उसका व्यक्तिगत अनुभव कितना प्रगाढ़ होगा। एक राइटर, एक लेखक, वो सेनापति भी है और वो ही वहाँ की सेना को उत्साह जगाने के लिए काव्य की रचना कर रहा है, दोहों को बोल रहा है, और वो दोहे बड़े ही उत्साह भरे थे, वीर रस से भरे थे, रक्त में ऊर्जा पैदा करने वाले थे। तो ऐसे समय में युद्धों का सजीव चित्रण राइटर खुद कर रहा था, क्योंकि वो खुद उस प्रक्रिया में सम्मिलित था। तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रक्रिया में सम्मिलित होता है तो एक काव्य इस तरह से लिखा जाता है जिसमें जान आ जाती है। तो कहीं ना कहीं रासों में हमें यह भी विशेषता दिखती है कि युद्धों का सजीव चित्रण खुद कवि कर रहा था, क्योंकि वो राजा के साथ था। इसकी एक कमी यह भी देखी जाती है कि यहाँ पर ऐतिहासिकता का अभाव था। बिल्कुल यहाँ पर डाटा, जो तथ्य हैं, उनके साथ छेड़छाड़ की गई है, काल के क्रम की सही गणना नहीं की गई है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें आदिकाल में कहीं न कहीं भ्रामक दिखती है, मिथ्या के अनुसार दिखती है। लेकिन इस काव्य और इस काल के काव्य में हम ये देखते हैं कि ये जो काव्य यहाँ पे रचे गए, जो रचनाएं रची गई, वो बिल्कुल चमत्कार से परिपूर्ण थी। संकुचित राष्ट्रीयता आदिकाल में और मध्यकाल में भी देखा जा सकता है। इसे हम केवल आदिकाल में ही नहीं माने, हम इसे प्रारंभिक काल से लेकर मध्यकाल तक, और कहीं ना कहीं जो 18-15 सेंचुरी का जो रेवोल्यूशन हुआ था, जो 1857 की क्रांति हुई थी, वहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ऐसा हमें प्रतीत होता है कि राजा हुए या फिर अपने अपने साम्राज्य, अपने अपने प्रांतों के लिए लड़ रहे थे। हालांकि फ्रीडम स्ट्रगल की बात अलग है, लेकिन यहाँ तक हम देखते हैं मध्यकाल तक कि हर राजा का अपना छोटा भूभाग था, वही उसका राष्ट्र था। एक संपूर्ण अखंड भारत की कल्पना की बात नहीं देखने को मिलती है। तो ऐतिहासिकता तो कहीं ना कहीं अभाव मिलता है, लेकिन मेरे अनुसार वही उनका जो टुकड़ा था, जो उनका प्रांत था, वही उनके लिए राष्ट्र था। तो संकुचित राष्ट्रीयता हम बात करें अखंड भारत के संदर्भ में तो थी, लेकिन अपने राष्ट्र के, अपने जो प्रांत के बारे में नहीं थी। ठीक है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा उस समय चाहे जायसी हों, चाहे हम बात करें अलग अलग
कवि हुए। रासों में भी हम बात करेंगे तो जगनिक ने परमाल रासो लिखी, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई। तो इन्होंने अलग अलग छंदों दोहों का प्रयोग किया राजा की प्रशंसा में, राजा को एक देव पुरुष के रूप में बताने की कोशिश की, कृष्ण और राम और कई बार तो बड़े बड़े महापुरुषों से तुलना करने की पूरी कोशिश की, और उनसे भी श्रेष्ठ और देवताओं से भी श्रेष्ठ राजा को बताया गया। तो कहीं ना कहीं इस तरह की कवि ने रासों में बहुत बड़ा योगदान दिया। हालांकि रासों की प्रामाणिकता पर संदेह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो पृथ्वीराज रासों को जाली कहकर उसको नकार दिया कि ये बिल्कुल जाली है और इसमें कोई प्रामाणिकता नहीं है। इस तरह की बात किसने कही थी? आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली स्लाइड पे, कुछ और विशेषताओं को देख लेते हैं। देखो, पहले हम बात कर चुके हैं कि प्रामाणिकता पर संदेह था इनको, लेकिन वीरता और श्रृंगार की रस की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। ठीक है, बहुत वीर और श्रृंगार रस देखने को मिलेगा। रासव ग्रंथ में सभी रसों का समावेश हुआ है, लेकिन वीर और श्रृंगार की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। युद्धों का वर्णन हुआ है, और यहाँ पर हम बात करें कि वीरों के मनोभाव और अदम्य उत्साह को इतना हृदयगामी वर्णन रासो काव्य में जहाँ किया गया उतना कहीं नहीं किया गया है। पृथ्वीराज रासों में बहुत सारे मर्म स्पर्शी स्थल ऐसे ऐसे हुए हैं जहाँ पर वीर रस पूरी तरह से बेबाक तरीके से हमारे सामने आता है, और सुंदर राजकुमारियों से विवाह, उसके लिए लड़ना, ये सब बातें हमें रासो काव्य में देखने को मिलती है। रासो काव्य में हमें डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। देखो, डिंगल भाषा क्या होती है? एक राजस्थानी भाषा है जिसमें राजस्थानी भाषा और अपभ्रंश मिलकर डिंगल को परिपूर्ण बनाती है। उसी तरह से पिंगल की बात की जाए तो पिंगल में हम देखते हैं कि राजस्थानी और ब्रज ये जब मिल जाती है, अपभ्रंश और ब्रज जब मिल जाती है तो उसे हम पिंगल कहते हैं। तो आप डिफरेंस समझ चुके होंगे डिंगल और पिंगल क्या होता है। डिंगल भाषा के अंतर्गत राजस्थानी भाषा और अपभ्रंश मिल जाती है तो उसे हम डिंगल कहते हैं, और पिंगल में हम अपभ्रंश और ब्रज मिल जाती है उसे पिंगल भाषा कहते हैं। इस तरह से आप समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं कि अलंकारों का स्वाभाविक समावेश हुआ है यहाँ पे, और बहुत अच्छे से उपमा हुआ, उत्प्रेक्षा हुआ, या फिर रूपक अलंकारों का बहुत शानदार स्वाभाविक समावेशन के रूप में प्रयोग किया गया है। ये भी कहीं ना कहीं रासो काव्य की एक विजय देखी जा सकती है। और विविध छंदों का प्रयोग हुआ है, छंदों के स्तर पर बहुत प्रयोग किया है, और हम ये मानते हैं कि चंद्र बरदाई को तो हम छंदों का सम्राट तक कह देते हैं। उनके इतने छंदों का प्रयोग किया है जितने किसी भी रासो काव्य में छंदों का प्रयोग किसी और कवि ने किया, उतना चंद्र बरदाई ने किया है। और पृथ्वीराज रासो को हम और भी अलग अलग नामों से बुलाते हैं, महाकाव्य कहते हैं, छंदों का अजायब घर कहते हैं। तो इस तरह से हम बात करें छंद कौन कौन से प्रयोग हैं। देखो, छंद बहुत से प्रयोग है, आगे हम बात करेंगे इनके बारे में डिटेल में। दोहा छंद हुआ, गाथा छंद हुआ, प्रदरी, तोमठ, तोटक, इस तरह के छंदों का हमने प्रयोग किया। और साथ ही उल्लाटा, साटक, कुंडलिया, ये सभी छंदों का प्रयोग भी रासो काव्य में देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम बात करें कि रासो काव्य परंपरा में बहुत श्रेष्ठता का प्रयोग करते हुए भी कुछ कमियां जरूर रही है, लेकिन आज भी रासो काव्य को हम पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ विशेषता रही है, इसकी अपनी एक अलग आभा रही है, तो हम इसे समझने की कोशिश इस तरह से कर सकते हैं। हिंदी के पहले कवि और उसकी अलग अलग राय रही है कि पहले कवि कौन रहे हैं, उसके कौन कौन से विद्वानों ने पहला कवि किसे माना है, तो हम उसको भी जान लेते हैं। आप बेसिकली सुन लीजिए थोड़ा सा कि राहुल सांस्कृतायन ने सहरपाद को हिंदी का पहला कवि माना है। शिव सिंह सेंगर पुष्य कवि को पहला कवि मानते हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने अपनी उनकी किताबें हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में भरतेश्वरी बाहुबली को रचयिता रहे शालीभद्र सूरी, उनको पहला कवि माना है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय रही है, तो इस तरह से हम इन सभी राय को भी समझते हुए याद कर लेंगे, क्योंकि कभी प्रश्न सीधा पूछ लिया जाता है कि राहुल सांस्कृतायन ने किस कवि को पहला कवि माना, तो सहरपाद। उस तरह से बात करें, शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को पहला कवि माना और गणपति चंद्र गुप्त ने शालीभद्र सूरी को पहला कवि माना। तो दोस्तों, यहाँ तक हमारा सेशन कैसा लगा आपको कमेंट करना ना भूलें, अधिक से अधिक शेयर करें। और देखो, आपकी प्रतिक्रिया और ये आपका जो रुझान है वही हमें
सबल प्रदान करता है इस तरह की कंटेंट लाने में, और बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। तो इस तरह से आपकी ये भी ड्यूटी बनती है कि हमारे इस श्रृंखला को आप अधिक से अधिक प्रमोट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू, थैंक यू। एक बात और आपको भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि देखिए, ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है यूजीसी नेट हिंदी साहित्य, और हमारी टेलीग्राम पे भी निःशुल्क टेस्ट सीरीज चल रही है, इसको ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।